Hi friends, today we are going to start with fourth video of chapter 1 of India People and Economy. Today we are going to start linguistic composition topic. इससे पहले के वीडियोस में हमने अभी तक के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. Now we are going to study about composition on the basis of languages. Okay. Because we all know पॉपुलेशन को लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है. ओके और इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है. सो अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन दैट वाज लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया that was held between 1903 to 1928, there were 179 languages and 544 dialects in the country. So you can see कितना बड़ा है ये नंबर, 179 languages, और अभी हमारी scheduled languages 22 only, right? So during census 1991 there were 18 scheduled languages and now it is 22. Okay, and according to the census scheduled languages में हिंदी जो language है, हिंदी is also one of the scheduled languages और official language भी है, right? And one more thing I would like to tell you over here, if anyone asks you कि national language कौन सी है इंडिया की, so it is none. Okay, हिंदी is not the national language, it is official language. इंडिया की कोई भी national language नहीं है. Okay, so among the scheduled languages, speakers of Hindi are as many as 40.42%. Okay, 40.42, that is 40.42% basically. तो इतना ज़्यादा है हिंदी का परसेंटेज. और स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप जो है वो है कश्मीरी एंड संस्कृत स्पीकर्स, दैट इज़ 0.01%. तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स. हाईएस्ट परसेंटेज कौन से लैंग्वेज के स्पीकर्स का है? इट इज़ हिंदी, एंड लोएस्ट इज ऑफ कश्मीरी एंड संस्कृत. ओके, एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो ओवर हियर इज़ दैट लिंग्विस्टिक रीजन्स जो हैं उनकी कोई फाइन लाइन से डिमार्केट नहीं की हुई है बाउंड्री. कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा मिक्स सब ओवरलैप होता है. ओके, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते थे कि यहाँ तक इस बाउंड्री तक हिंदी स्पीकर्स हैं एंड इसके बाद इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं. ओके, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. देयर इज़ नो फाइन लाइन, देयर इज़ नो बाउंड्री, इट इज़ ऑल ओवरलैपिंग. ओके, सो लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन के लिए आप टेबल देख लीजिए, टेबल 1.2. दिस इज़ द टेबल. इसमें एज यू कैन सी देर आर 4 फैमिलीज: ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, साइनो टिबेटन एंड इंडो यूरोपियन. ओके, हिंदी कम्स अंडर इंडो यूरोपियन, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली हिंदी ही है, दैट इज़ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप ही है. ओके, सब फैमिली इफ़ यू कैन लर्न इट इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू कैन नॉट लर्न देन इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं वो कोशिश करें कि आप इसको भी याद कर सकें. इट इज़ ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड ऑस्ट्रोनीजियन. ओके, जिसमें भी 2 ब्रांच है, 2 ग्रुप है, दैट इज़ मॉन खमेर एंड मुंडा. और फिर स्पीच एरियाज़ भी आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. डू इट थरली. आप 3-4 बार इसे बना के देखें. इफ़ यू कैन ड्रॉ इट, if you can mark all the columns, then it is very very good. Okay, and for board exam you just need to learn family and speech areas. It is more than enough. Okay, so let us see once. For Dravidian you don't have any sub family, but then there are branches: South Dravidian, Central Dravidian and North Dravidian. Okay, and then speech areas, it basically comprises of South Indian states और कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी हैं, जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, दैट गोज़ इन ईस्ट इंडिया. मध्य प्रदेश भी है सेंट्रल इंडिया का. सो ये वाला एरिया द्रविडियन में कवर होता है.
देन इट इज़ साइनो टिबेटन, इसमें टिबेटो म्यांमारी एंड साइनीज़ चाइनीज़। तो इसमें फिर ब्रांच ग्रुप भी हैं, दैट इज़ तिब्बतो हिमालयन, नॉर्थ असम एंड असम म्यांमारी। और ये वाला एरिया थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ जाता है। ओके, देन इंडो यूरोपियन, इसमें सब फैमिली इंडो आर्यन, ब्रांच है ईरानियन, डार्डिक एंड इंडो आर्यन। इसके अलावा जो स्पीच एरिया है वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब बहुत सारे हैं, नॉर्थ इंडिया में थोड़े ज़्यादा है, अदरवाइज़ ऑल ओवर इंडिया आप देख सकते हैं। थोड़ा साउथ में ज़्यादा नहीं जाता है, बट नॉर्थ में दिस इज़ क्वाइट कॉमन, राइट। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और अगर बोर्ड एग्ज़ाम वाले इसको कर सकते हैं देन यू कैन डू इट, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। And if you do family and speech areas, then it is more than enough. Now let us see religious composition. Religious composition में हम कुछ religion के बारे में directly पढ़ेंगे. Okay, so introduction part is also there. So let us see. It is basically, the first group is Hindus. Hindus are distributed as major group in many states. 70 to 90% are there जो कि हिंदूज़ हैं हमारे कंट्री में. It is the majority in our country. उसके बाद मुस्लिम्स हैं, they are the largest religious minority in the country. Then Christian population is there जो कि पॉकेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, इट इज़ नॉट लाइक ये वाला एरिया पूरी तरह से क्रिश्चियन का ही है, ऐसा नहीं है. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है. उसके अलावा पॉकेट्स में थोड़ा उनका डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, देन सिख आर मोस्टली found in the areas of Punjab, Haryana, Delhi. Next is Jains and Buddhism. So ये smallest religious groups हैं इंडिया के, और ये selected areas में ही they are found. Okay, if you will see, you will find that Jains जो हैं वो वेस्ट इंडिया में थोड़े ज़्यादा हैं, और बुद्धिस्ट जो हैं वो मोस्टली दे आर इन महाराष्ट्र, और बाकी ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और नदर्न स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर दे आर फाउंड. ओके, उसके अलावा इंडिया में ज़ोरोआस्ट्रियंस भी हैं. ओके, और कुछ और ग्रुप्स भी हैं जो कि ट्राइबल्स हैं, एंड दे हैव गॉट देयर डिफरेंट रिलीजन, सो वी कैन नॉट से अबाउट देम. So if any question comes of religious composition, then you need to write the names of the groups only. Okay, so it will complete your answer. Next is composition of working population. Working population is the population that is engaged in some or the other economic activity. Okay, ये working population की definition है. और अब इसमें 3 टाइप के वर्कर्स होते हैं. देर आर मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स. तो जो मेन वर्कर्स होते हैं दे आर द पीपल हु वर्क फॉर एटलीस्ट 183 days in a year. Marginal workers are the persons who work for less than 183 days in a year. And non-workers are the people who are not engaged in any economic activity. If the question comes to divide the population of India according to economic status, then you need to divide it in 3 groups: main workers, marginal workers and non-workers. Okay, ये क्वेश्चन इसी तरह से आएगा. इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे डिवाइड करो इंडिया की पॉपुलेशन को. और वर्किंग पॉपुलेशन
के नाम से तो बहुत रेयरली आता है, बहुत रेयरली। ओके, अगर आता है तो ये आपकी किस्मत अच्छी है, अदरवाइज़ नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है। Now, come to next topic, that is मेन मार्जिनल वर्कर्स का डिवीज़न। ओके, वेल जो न्यू एडिशन है उसमें ये डिवीज़न थोड़ा अलग है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा अलग है। ओके, सो वी कैन जस्ट सी इट। मेन वर्कर्स जो है उसमें है 39% अकॉर्डिंग टू 2001, और अकॉर्डिंग टू 2011 इट इज़ 39.8%। ओके, ये है मेन वर्कर्स या फिर मार्जिनल वर्कर्स दोनों को मिला करके। ओके, इसमें नॉन वर्कर्स नहीं है। एंड 60%, अराउंड 61 और 60% आर नॉन वर्कर्स। ओके, सो यू कैन सी दैट हमारी कंट्री के मेजर जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो नॉन वर्कर्स है, दे आर नॉट एंगेज इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये अपनी इच्छा से हो सकता है या फिर ड्यू टू एक्सिस्टिंग रीजंस, कुछ भी हो सकता है। ओके, वी डोंट नो, बट ultimately they are non-workers, they are not engaged in any economic activity. Okay, so this data particularly indicates that most of the people are dependent population. Okay, अब non workers में we also count the housewives, okay, who work but they are not paid for it. So non workers में उनकी भी counting होती है. So particularly this is an economics concept. वो इसलिए होता है क्योंकि हाउसवाइफ की सर्विसेज इनवैल्यूएबल होती है, उसकी वैल्यू मनी के फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए दे आर included in non-workers, otherwise they are working. So like this it is. So we are dividing the population on this basis. Then the proportion of working population is very high in Mizoram, that is 53%, and in Goa it is mere 25%. So you can see the variations. Okay, next is occupational categories. There are 4 occupational categories according to 2001 census. They are cultivators, agricultural laborers, household industrial workers and other workers. और इनका जो ये कितना परसेंटेज है और कितना है, दैट यू कैन सी ऑन पेज नंबर 11. और सो इट इज़ कल्टिवेटर्स का परसेंटेज है 54.6, देन हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है 3.8, ठीक है, और जो अदर वर्कर्स है दैट इज़ 41.6. ओके, सो दिस इज़ अगेन सम डेटा एंड ऑल, बट दिस इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल. आई वुड लाइक टू से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स पे ही आएगा. इस पे तो आज तक अभी आया नहीं है, बट आ सकता है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम्स. ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज है ये अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज स्पेशल वेरिएशन ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट. स्पेशल वेरिएशन में आप फर्स्ट पॉइंट तो वही लिखेंगे दैट वर्किंग पॉपुलेशन का जो रेशो है वो बहुत अलग अलग है हर एक स्टेट में. लाइक इट इज़ 25% इन गोवा एंड इट इज़ अराउंड 53% इन मिज़ोरम. ओके, नेक्स्ट यू विल राइट दैट इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड कल्टिवेटर्स जो हैं उनका शेयर बहुत ज़्यादा है, ठीक है. नेक्स्ट देन यू विल राइट कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स का प्रपोर्शन जो है वो स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें बहुत ज़्यादा है.
ओके उसके अलावा अर्बनाइज्ड एरिया लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी हैव वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स engaged in other services, मतलब other workers बहुत ज़्यादा है. ओके एंड this indicates that there is limited availability of farming land and large scale urbanization, industrialization, which requires more workers in non farm sectors. Okay, so this will be the complete answer for the spatial variation. ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आएगा, तो मतलब वैसे तो मुश्किल है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में इट इज़ वेरी कॉमन. ओके, with this we come to an end of this chapter. If you have got any question regarding the chapter, please ask in the comment box. Do subscribe to my channel. I'll meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.